अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। बस यूं समझो कि हम अपनी मौत के मुंतज़िर थे। वो आपस में बातें कर रहे थे। फिर उनमें से एक जवान बिन मानसों का सरदार मालूम होता था उठकर प्रोफेसर गाजी के करीब जा पहुंचा। और तुम शायद इस बात पर यकीन ना करो, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। बिन मानसों का सरदार प्रोफेसर गाजी के बिल्कुल करीब खड़ा हुआ था और ऐसे लग रहा था जैसे वो प्रोफेसर गाजी ही हो। बिल्कुल सुर्ख नजर आ रहा था। उसका सारा बदन सुर्ख बालों से ढका हुआ था। वो प्रोफेसर गाजी की तरह पिस्ता कद और मोटा और उनकी तरह बड़े चकले सीने का मालिक। उसने अपने हाथ से प्रोफेसर गाजी के कंधे पर रखा तो अहमद को जैसे हिस्ट्रिया का दौरा पड़ गया। हालांकि हालात इंतहाई सनसीखेज थे। भला ये वक्त किसी को देखकर मजाक उड़ाने का था, लेकिन प्रोफेसर अहमद जैसे बीमार हो गया। वो मारी हंसी के लोट-पोट हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और फिर वो दूसरा अजीबोगरीब मंजर निगाहों के सामने आया। वो ये कि बाकी बिन मानस भी जो वहां मौजूद थे हंसने लगे। फिर वो हमें घसीटते हुए जंगल की तरफ ले चले। उन्होंने बंदूकों को नहीं छुआ। खाने पीने का सामान जितना भी खुला पड़ा था सब ले लिया। वो हमें घसीट कर चल रहे थे और मुझे और अहमद को मारते भी जा रहे थे। लेकिन प्रोफेसर गाजी किसी शहंशाह की तरह उनके साथ आ रहा था। अचानक ही नौरोज बोलते बोलते रुक गया। सुनो, ये आवाज सुनो। और हारून के कान भी उस आवाज की सिमत मतवज्जा हो गए। दूर से खटखट की आवाज आ रही थी। ये आवाजें बड़ी अजीबोगरीब थीं। नौरोज ने आहिस्ता से कहा, वही हैं, खुदा की कसम वही। उसने जल्दी से एक्सप्रेस बंदूक में कारतूस डाला और हारून से बोला, जल्दी करो, फौरन बंदूकों में कारतूस भर लो। वो हमें जिंदा गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। तुम आवाज है, लेकिन ये आवाज तो काफी दूर से आ रही है। यूं लगता है जैसे जंगल में उनके गिरोह मुख्तलिफ हिस्सों में फैले हुए हों। वो मुझे तलाश कर रहे हैं। यकीनी तौर पर वो मुझे तलाश कर रहे हैं। निकल लो रोज, तुम उनके चुंगल से कैसे निकल सके? वही बता रहा हूं, लेकिन खुदा के लिए अपनी आवाज इससे भी मध्यम कर लो। बल्कि तुम मेरे कान से मुंह लगाकर बात करो और मैं तुम्हारे कान से। ये एक दिलचस्प तरीकेकार था, नौरोज ने कहा। वो हमें कैदी बनाकर ले चले और जल्द ही हमें उनकी आबादी में पहुंच गए। ये आबादी घास फूस के एक अजीमो शान झोंपड़ों के शहर पर मुश्तमिल है। गोया ये उनका गांव है। कमाल की बात है। इसका मतलब है कि ये जानवर नहीं हैं, हारून ने कहा। और वो गांव यहाँ से तकरीबन 4 मील के फासले पर होगा। वहाँ सीता मुर्तजा के बिल्कुल किनारे पर वाक़या है। बहरहाल वहाँ पहुंचकर उन्होंने हमारे साथ वही सलूक किया जो किसी एक इंसान के कातिल के साथ किया जा सकता है, यानी इंसान की तरह के बिन मानस। बहरहाल उन्होंने हमें दरख्तों पर लटका दिया। हम उठ के लटके हुए थे, सर नीचे और टांगे ऊपर, बिल्कुल चमगादड़ लग रहे थे। लेकिन हम में से मुराद सिर्फ मैं और प्रोफेसर अहमद हैं। प्रोफेसर गाजी तो उन बिन मानसों के सरदार के साथ एक दरख्त पर चढ़े हुए थे। बिन मानसों ने उसकी शायद फरमाइश की थी। मैं इस वक्त प्रोफेसर गाजी के चेहरे की तरफ देख रहा था और मुझे अजीब सा लग रहा था। यूं लग रहा था जैसे ये शख्स दर हकीकत इन्हीं बिन मानसों की नस्ल का हो। उसके और उनके दरमियान गहरी मफाहमत हो। फिर वह बिन मानसों की उनके सामने नाश्ता रखा और प्रोफेसर खामोशी से नाश्ता करने लगा। 1-2 दफा उसने बिन मानसों के सरदार से कुछ कहा और कुछ फल वगैरह हम तक पहुंचा दिए गए। खुदा मालूम क्या बात थी कि वो वैशी बिन मानस प्रोफेसर गाजी पर बहुत मेहरबान थे, लेकिन हम दोनों बड़ी मुसीबत में थे। उल्टे लटकने से मेदा और आंतें मुंह की तरफ लटक रही थीं और आंखें हलकों से निकली जा रही थीं। लेकिन ये सोचकर हमें इत्मीनान हुआ कि प्रोफेसर गाजी हम लोगों को नज़रअंदाज नहीं करेगा और हमारे लिए कुछ ना कुछ कर सकेगा। एक तरफ हमारा ख्याल तुम्हारी तरफ भी था और हम सोच रहे थे कि तुम बिन मानसों से बचे हुए हो और यकीनन किसी मुनासिब वक़्त पर हमें इस मुसीबत से निजात दिला सकते हो।
बहरहाल मैं तुम्हें एक हैरत अंगेज बात यह भी बताऊं कि दरमियानी तालाब के किनारे वाले गारों में वाकई इंसान बसते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, तुमने उन्हें देखा होगा। हाँ, हमने अपनी आंखों से उस जगह के रहने वालों को देखा है। वो पिस्ता कामत और शरीर जिस्म के मालिक हैं। ऐसे लगता है जैसे इन बिनमानसों के और उनके दरमियान कोई मुआहदा हो, यानी एक हिस्से पर उन बाशिंदों का कब्जा है और दूसरे हिस्से पर बिनमानसों का। अलबत्ता दोनों में आए दिन जंगें होती रहती हैं। खैर, तो गुज़श्ता कल बिन मानसों ने 1 दर्जन के करीब बाशिंदों को गिरफ्तार किया था और कैदी बनाकर वह उन्हें अपने गांव में लाए थे। और उसके बाद खुदा की पनाह नौरोज के चेहरे से यूं महसूस हो रहा था जैसे वो किसी खौफनाक ख्याल में डूब गया हो। हारून इंतजार करता रहा, फिर उसने कहा, नौरोज जैसे किसी ख्वाब से चौंक पड़ा। कहाँ खो गए थे? मेरी निगाहें उस खौफनाक मंजर को देख रही थीं जो बड़ा वहशियाना मंजर था। क्या, मुझे बताओ, हारून ने कहा और नौरोज फिर ख्यालात में डूब गया। उसके बाद उसने चौंक कर कहा, वो वहशी पिस्ता कद बाशिंदों को अपने नाखूनों से इस तरह नोच रहे थे कि वो बेचारे लहूलुहान हो गए। उनमें से 2 का तो उसी वक्त खात्मा हो गया। जानते हो किस तरह? नौरोज ने फिर कांप कर कहा, बताओ। मुझे यकीन है तुमने कोई बहुत ही खौफनाक मंजर देखा होगा, वरना आम लोग में तुम एक दलेर इंसान हो। हारून ने कहा और हारून की इन अल्फाज ने शायद नौरोज के अंदर एक ऐसी हिस्स बेदार की जो खौफ की कवियत से निकालने का बाइस बनी। वो कहने लगा, तुम ठीक कहते हो मेरे दोस्त, वाकई में जिन लम्हात से गुजरा हूँ, खुदा कभी किसी को ऐसा वक्त ना दिखाओ। बताओ तो सही, किस बड़ा रूह फर्जा मंजर था। 2 बिनमानस अपने दुश्मन का एक हाथ पकड़कर अपनी अपनी तरफ खींच रहे थे, यहाँ तक कि उसके दोनों हाथ कंधों की तरफ से उखड़ गए और उन पर कई बुरी तरह के तड़प कर मर गया। दूसरे के साथ भी यही हुआ। बाकी लोग भी वहीं मौजूद थे। हारून ने सवाल किया, हाँ, उन पर क्या रद्द अमल हुआ? प्रोफेसर अहमद तो उस वक्त गिर कर बेहोश हो गए थे। यहाँ तक कि प्रोफेसर गाजी जैसा बाहिम्मत शख्स भी थर थर कांप रहा था। वाकई खौफनाक मंजर था, हारून ने मुतासर लहजे में कहा। मेरा ख्याल है बिन मानस मुझे यहाँ ना पाकर उस तरफ चले गए होंगे। दोनों ने कान लगाकर सुना, सवाए परिंदों की आवाज़ों के और कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। नौरोज देर तक यही सोचता रहा और फिर बोला, लेकिन हम तुम्हें खुशकिस्मत इंसान कह सकते हैं। क्यों? इसलिए मेरे दोस्त कि तुम इन वैश्यों के हाथों गिरफ्तार होने से बच गए। वैसे अगर उन्होंने बाशिंदों को गिरफ्तार ना कर लिया होता तो सुबह होने से पहले वो हमारी रहायशगाह पर हमला कर देते और तुम पकड़े जाते। और मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि वो शुरू ही से हम पर निगाह रखे हुए थे। हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही इस बात से आगाह कर दिया था, हारून ने कहा। अफसोस इस वक्त हमने गौर नहीं किया, लेकिन हम गौर कर लेते तो शायद अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई बंदोबस्त कर सकते थे। लेकिन वाकई ये बिनमान शैतान से ज़्यादा ज़हीन है। तुम्हें नोकीले बांस का वो जंगल तो याद ही होगा जहां हमने एक ढांचा देखा था। हाँ, मुझे याद है, वही जंगल बिन मानसों के गांव के बिल्कुल नीचे है। गुड, क्या वाकई? हाँ, बांसों के जंगल के बिल्कुल ऊपर बिन बांसों का एक छोटा सा गांव है। जिन बिन मानस बाशिंदों को कैदी बनाकर लाते हैं तो इस मैदान में गोया जिशन का समा होता है और फिर कैदियों को मजबूर किया जाता है कि वह सीता मुर्जा के किनारे पर बांसों के ऊपर छलांग लगाएंगे। खुदा की पनाह, हारून ने कहा। हाँ, और तुम जानते हो कि बिन मानस हमें भी ये नज़ारा दिखाने ले गए। सीता मुर्जा के गिरफ्तार शुदा बाशिंदों में से 4 को उन्होंने चोटी से नीचे धकेल दिया और बांसों की तेज नोकें उनके पेट और सीने से यूं आर पार हो गईं जैसे एक सुई मक्खी के जिस्म से गुजर जाती है। वो इन्हीं वैश्यों के हत्थे चढ़ गया होगा और उन्होंने उसे भी ऊपर से धकेल दिया होगा। हम इस ख्याल से लर्ज रहे थे कि अब इन बाशिंदों के बाद हमारी बारी आएगी, लेकिन उन्होंने 6 बाशिंदों को और साथ ही हमें आज के लिए महफूज रखा था। यानी आज हमारा भी वही हाल होना था जो दूसरों का हुआ। खुदा की पनाह। फिर हारून ने खौफजदा लहजे में सवाल किया और नौरोज ने आंखें बंद कर ली। तुम बार बार किस ख्याल में खो जाते हो? हालांकि जो वाक़या तुम सुना रहे हो वो इस कदर सनसीखेज हैं कि मैं तुम में से कोई भी शख्स इसे लम्हों के अंदर सुन लेना चाहता है। मेरे दोस्त,
तुम इसी सही कैफियत का सही तौर पर तर्जिया नहीं कर सकते जो हम पर इस वक्त तारी थी। ये जो इस वक्त मुझ पर तारी है, मैं तुम्हें क्या बताऊं क्या गुजरी थी हम पर। खैर, मैं ये नहीं कहूँगा कि खुदा का शुक्र है इस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं था, क्योंकि बहरहाल हम दोस्त हैं और साथी हैं। नूरो हंसने लगा, फिर बोला, हाँ, हम एक ही रास्तों के राही हैं। फिर क्या हुआ ये बताओ। बस इस वक्त को गनीमत समझते हुए मैं मुसलसल फलार की तदबीर सोचता रहा और हमें मौका मिल गया ताकि कैमरे देर तक जिंदा रहें। चुनाचा इस मौके से हम पूरा फ़ायदा उठाना चाहते थे। बहरहाल प्रोफेसर अहमद साइंस के बारे में बड़े तेज हैं, लेकिन इस मामले में बिल्कुल ही कोरे, और प्रोफेसर गादी तो इससे भी बदतर। दोनों दिन भर बैठे हुए बिन मांस की साखत और उनकी बनावर पर नत नए फैसले करते रहे थे। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उनकी बोटियां हवा में उड़ा दूं। हारून हंसने लगा, फिर बोला, फिर क्या हुआ। बहरहाल मुझे तो अपनी ज़िंदगी अजीज थी। ये पागल तो बूढ़े हो चुके हैं, भले उन्हें 2-4 साल और मिल गए तो वह उससे क्या फ़ायदा उठाएंगे सवाए फजूल बख्शिशें करने के। बहरहाल मैंने पहले ये बात मालूम की कि ये बिन मानस खुले मैदान में तेज़ नहीं दौड़ सकते। वो इसलिए कि उनकी टांगें छोटी छोटी और मुड़ी हुई होती हैं और पंजे चंबांदी बांदर के पंजों जैसे। उसके अलावा उनके जिस्म भारी हैं और तोंदें उभरी हुई हैं। हत्ता के प्रोफेसर गाजी जैसे शख्स भी मैदान में भागते हुए तकरीबन 2-3 मील तक उनका हाथ नहीं आ सकते। मेरी तुम्हारी बात दूसरी है, हमारा तो वो गुरु को भी नहीं पा सकते। दूसरी बात ये कि बंदूक से बिल्कुल नावाकिफ थे। वो हैरान थे कि उनका एक साथी का सीना किस तरह फट गया। चुनांचे मैंने उन तमाम बातों को जहन में रखा और सोचा कि अगर मैं बंदूक हासिल कर लूं तो मुश्किल एक हद तक हल हो सकती है। हाँ, बात बताना मैं तुम्हें भूल गया, वो चालाक बिन मानस इस तरह के हर काम से वाकिफ हैं। चुनांचे 2 बिन मानस हर वक्त हमारे गिर्द पहरा देते रहे थे। फिर मैंने मौका गनीमत देखकर उनमें से एक की तोंद में जोर से लात मारी कि वो पेट पकड़े जमीन पर लंबा लंबा लेट गया और मैंने वहां से दौड़ लगा दी। यहाँ आया तो खुशकिस्मती से तुम्हें सोते हुए पाया। क्या वाकई? हाँ, क्यों? मेरा मतलब है कि तुम दोनों। प्रोफेसर हारून हैरत से बोला, वो उन्हीं के कब्जे में हैं और ये तो ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। क्या तुम उन्हें इनके जंगल में छोड़ दोगे? हरगिज़ नहीं। तो फिर ये हमारा फ़र्ज़ है कि अब उन दोनों को वहाँ से बचा कर लाएं। वो कैसे, इस सिलसिले में बात कर लेंगे। जब तुम वहां से आए थे तो वो दोनों प्रोफेसर क्या कर रहे थे? प्रोफेसर गाजी एक दरख्त के नीचे पड़े खराटे ले रहे थे और प्रोफेसर अहमद के आसाब इस कदर कमज़ोर हो गए थे कि वो मेरे साथ भागने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। मौका सिर्फ एक ही था कि किस तरह से बंदूक हासिल करूं और किस्मत आजमाई करूं। बहरहाल एक बात मैं पूरे एतमाद से कहता हूं, वो क्या कि मुझे वहां ना पाकर वो दीवाने हो गए होंगे। वो हमारे साथियों से सख्त बदला लेंगे। मुमकिन है वो प्रोफेसर गादी को कुछ ना कहें, लेकिन प्रोफेसर अहमद की जिंदगी खतरे में है। हाँ वाकई, लेकिन प्रोफेसर गादी क्या वो कमाल की शख्सियत नहीं है? हारून ने कहा और नौरोज हंस पड़ा। तुम हंस रहे हो तुम्हारे अल्फाज पर। नहीं, मुझे बताओ, वो इन मानसों के लिए भी मुहतरम शख्सियत बन गया। क्या कहा जा सकता है? हो सकता है बिन मानस उन्हें अपनी ही नस्ल का कोई बिगड़ा हुआ बाशिंदा समझ रहे हों। बहरहाल अब ये बताओ क्या किया जाए? जितनी जल्दी मुमकिन हो हमें वहां पहुंचना चाहिए। वाकई ऐसा होना तो चाहिए, और मैं समझता हूं कि हमारे पास वक्त भी नहीं है। हारून ने कहा, वक्त वाकई बिल्कुल नहीं है। दफतन ही नौरोज एकदम चौंक पड़ा। सुनो सुनो, 1 मिनट, क्या हुआ? हारून ने ताज्जुब से पूछा। खुदा की कसम हारून, वो आ गए। क्या? हाँ, और आओ जरा। दोनों झाड़ियों की बनी एक खिड़की के पास पहुंचे और उन्होंने सामने की तरफ देखा। सामने छदरे छदरे दरख्तों के पीछे बिन मानसों का एक गिरोह गुजर रहा था। उनकी टांगे घुटनों से मुड़ी हुई थी, कमर झुकी हुई थी और हाथ गैर मामूली तौर पर लंबे थे। पेट मटकों जैसे और कद 5 फुट से 6 कुछ कम। बदन पर सुर्ख बाल दाएं बाएं नजर आ रहे थे। वो एक मखसूस रास्ते पर चल रहे थे। फिर कुछ फासले पर जाकर वो निगाहों से उजल हो गए। ये क्या हुआ? नौरोज ने कहा। क्या मतलब? उन्होंने इधर का रुख नहीं किया। क्या किया जा सकता है? पर आप बताओ क्या करना है? मेरा ख्याल है बाहर निकलना होगा। क्यों? इसलिए कि वो आसपास मौजूद हैं। तो फिर 1 घंटे तक यहाँ बैठो और उसके बाद जब वो हमारी तलाश से मायूस हो जाएंगे तो बाहर निकलेंगे। लेकिन क्या उन्हें इस जगह की निशानदही नहीं हुई जबकि वो यहाँ पहले भी आ चुके हैं?
क्या कहा जा सकता है। बहरहाल हम उन्हें मुकम्मल इंसान तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा जानवरपन तो उनके अंदर है। हो सकता है उनमें कोई ऐसा शख्स ना हो जो इस जगह को जानता हो। हाँ, इस बात के इम्कानात हैं। यार मुझे तो सख्त भूख लग रही है, अगर मेरे जिस्म में कुछ ग़िज़ा पहुंच जाए तो मेरी तवानाई में 10 गुना इजाफा हो सकता है, नौरोज़ ने कहा। हाँ, यहाँ खुराक के डब्बे मौजूद हैं। बहरहाल उसके बाद डब्बे खोले गए और उनमें से कुछ खाया पिया गया। वो लोग ज़िंदगी और मौत की कश्मकश से गुजर रहे थे, इसलिए किसी आराम का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। लेकिन नौरोज़ चौंका बुरी तरह थका हुआ था, इसलिए ज़मीन पर सीधा लेट गया। काफ़ी देर के बाद वो अपनी जगह से उठे तो नौरोज़ ने कहा, क्या ख्याल है? मैं तो तैयार हूँ, मैंने भी आराम कर लिया है और अब मैं अपने जिस्म को बेहतर हालत में महसूस कर रहा हूँ। चलो फिर चलते हैं। उन्होंने बंदूकें संभाल ली, जेबें कारतूसों से भरी और ख़तरनाक मुहिम पर चल पड़े। लेकिन अचानक ही हारून को कुछ ख्याल आया। नौरोज़, हाँ, मेरा ख्याल है हमें गुरुची से मिल लेना चाहिए। गुरुची? वो तुम्हें इस वक्त कैसे याद आया? बस मैं उसे अपने एतमाद में ले चुका हूँ। हारून ने उसे गुरुची से होने वाली बातचीत की बारे में बताया। ओहो, बात तो बिल्कुल ठीक है, नौरोज़ ने उससे इत्तफाक करते हुए कहा। बहरहाल वो आगे बढ़कर उस जगह पहुंचे जहां गुरुची मीनार की चट्टानुमा चोटी पर बैठा हुआ था। उन्हें देखते ही वो उठ खड़ा हुआ, लेकिन हारून ने फौरन हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया, क्योंकि इस वक्त ज़रा सी भी आवाज़ उसकी मौत का बहाना बन सकती थी। हाथों के इशारों से उन्होंने गुरुची से कहा कि वह मामूल के मुताबिक उस जगह आराम करे और हम लोग खैरियत से हैं। गुरुची कुछ नहीं समझ सका, लेकिन उस शख्स में ये सबसे बड़ी खूबी थी कि मौके की नज़ाकत को समझ लिया करता था। बहरहाल उससे मुलाकात करने के बाद ये लोग फिर वापस अपनी आराम गाह में आए तो नौरोज़ कहने लगा, हारून, हम लोग जब तक जंगल में चलते रहेंगे ये बिन मानस हमारी निगाहों से पोशीदा रहेंगे और वो हमें देख सकेंगे, लेकिन खुले मैदान में ये बात नहीं होगी। क्या मतलब? मेरा ख्याल है हमें उस वक्त होशियार रहना होगा और बंदूक हर लम्हे तैयार रखनी होगी, जबकि हम एक कारतूस भी बाकी रहे। उनके हाथों में गिरफ्तार मत होना, यकीनन तुम मुझे किसी भी जगह पीछे नहीं पाओगे, हारून ने मुस्तैदी से कहा। आओ चलते हैं। और वो दोनों मुनासिब रफ्तार से आगे बढ़ गए। उस वक्त दोनों के ख्याल में प्रोफेसर गादी और अहमद का ख्याल था। नौरोज़ के ख्याल के मुताबिक प्रोफेसर की ज़िंदगी को वहाँ भी कोई ख़तरा नहीं था, क्योंकि बिन मानस उन्हें अपनी नस्ल का मान चुके थे। लेकिन प्रोफेसर अहमद बेचारा किसी भी लम्हे मौत का शिकार हो सकता था। चलते चलते हारून की निगाह नौरोज़ पर पड़ी। नौरोज़ का चेहरा किसी अंदरूनी कैफियत से चमक रहा था। हारून को इस वक्त उसके चेहरे की चमक बड़ी अजीब लगी। हकीकी महनों में ये शख्स इस महम का सबसे बड़ा पुरइसरार शख्स था। प्रोफेसर गादी तो हारून का साथ दे रहा था और उसके लिए यह खौफनाक सफ़र था। प्रोफेसर अहमद सच्चा साइंसदान था जिसने सिर्फ तहकीक के लिए ज़िंदगी मौत के दहाने तक पहुंचा दी थी। लेकिन नौरोज़, उसकी बंद किताब कब निकलेगी, खुलेगी भी या नहीं? बहरहाल इस वक्त जहन को हाजिर रखना ज़रूरी था। हारून बंदूक लिए तैयार था कि किसी भी लम्हे कोई ख़तरनाक सूरत हाल पेश आए तो उससे निपटा जा सके। जंगल बिन मानसों से भरा हुआ था। कदम कदम पर उनके पैरों की चाप सुनाई दे रही थी और इस वक्त ये लोग जल्दी से किसी पहाड़ी के नीचे रेंग जाते और दम साधे उस वक्त तक वहाँ पड़े रहते जब तक उनकी आवाज़ें दूर ना चली जाती। ये सफ़र तकरीबन 2 घंटे जारी रहा। फिर नौरोज़ ने हारून के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हारून होशियार। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, हम बिन मानसों के गांव के करीब आ गए हैं। ओहो, मगर मैंने उसे नहीं देखा। देख लोगे, कुछ तुम यहीं ठहरो। मगर तुम, मैंने कहा ना कि मैं तुमसे गाफिल नहीं रहूँगा, बेफिक्र रहो। यह कहकर नौरोज़ झाड़ियों के पीछे चला गया और हारून सहमी हुई निगाहों से इधर उधर देखने लगा। फिर कुछ लम्हों के बाद फौरन ही वहाँ आ गया। जल्दी चलो, खुदा का शुक्र है कि हम वक्त पर पहुँच गए। ओहो, क्या मतलब? आओ प्लीज़। नौरोज़ ने इस वक्त हारून की बात का जवाब नहीं दिया और हारून ने उसके पीछे पीछे पेट के बल रेंगता हुआ चला गया। कुछ ही दूर चलकर रुक गया। हारून चारों तरफ देख रहा था। झाड़ियों में से झांक कर जब उसने देखा तो उसे पसीना आ गया। समझ में नहीं आता था कि इस मंजर को क्या कैफियत दी जाए। बहरहाल जो होलनाक सूरत हाल पेश आ गई थी वो नाकाबिले यकीन थी। उनके सामने कोई 100 गज लंबा और इंतहाई चौड़ा मैदान फैला हुआ था, जिसमें जगह जगह घास और फूलदार पौधे उग रहे थे। ये मैदान सिता मुर्तफा के उस किनारे तक फैलता चला गया था जहां नीचे नोकीले बांसों का जंगल था। मैदान के दाएं तरफ खम दायरे की शक्ल में बांस उगे हुए थे
और उन दरख्तों पर घोंसलों जैसी झोंपड़ियां बनी हुई थी। झोंपड़ियों के दरवाजों और दरख्तों की टहनियों पर बिन मानस बैठे हुए थे। उनके कदो कामत की वजह से ये अंदाजा हो रहा था कि वो बिन मानसों की मादाएं हैं। वो और उनके बच्चे भी बड़ी दिलचस्पी से उस नज़ारे को देख रहे थे जिसे देखकर इंसानी खून खुश्क हो जाए। मैदान के इंतहाई सिरे पर, जिसके नीचे नोकीले बांसों का जंगल था, बिन मानसों का एक गिरोह कतार बंदे खामोश खड़ा हुआ था। बीच में सीता मुर्तफा के पिस्ता कद और घुटे हुए जिस्म के बाशिंदे खड़े हुए थे और उनके साथ ही प्रोफेसर अहमद भी गर्दन झुकाए नजर आ रहा था। उन सब से अलग थलग एक तरफ दो और शख्सियतें नजर आ रही थीं। उनमें से एक प्रोफेसर गादी था। प्रोफेसर गादी का कोट फट फट कर बराबर हो गया था। कमीज चीथड़े चीथड़े हो रही थी और उसके जिस्म पर चीथड़ों की शक्ल में लटक रही थी। हैट गायब थी। बहरहाल उस काबिल साइंसदान की हैबत अजीबो गरीब हो गई थी। दूसरा बिन मानसों का सरदार था और उसमें कोई शक नहीं कि नौरोज का कहना बिल्कुल दुरुस्त था। वह प्रोफेसर गादी से बहुत मिलता जुलता था, सिवाय इतने फर्क के कि उसका जिस्म सिर्फ बालों से भरा हुआ था और पेशानी तंग और खोपड़ी लंबी थी। बहरहाल उसके बाद जो मंजर निगाहों के सामने आया वो इंतहाई दर्दनाक था। वह बिन मानसों ने बढ़कर एक बाशिंदे को पकड़ा और उसे खींचते हुए सीता मुर्तफा के किनारे तक ले गए। सरदार ने अपना हाथ बुलंद किया और एक बिन मानस ने कैदी की टांगें पकड़ ली और दूसरों ने फिर बिन मानसों से उसे 3 दफा हवा में झल्लाया और भरपूर कुव्वत से नीचे फेंक दिया। वो हवा में मुड़ तुड़ गया और फिर तेजी से नीचे की तरफ गिरा। बिन मानसों का पूरा गिरोह दौड़कर किनारे पर जा खड़ा हुआ और झुक झुक कर नीचे देखने लगा। कुछ देर खामोशी रही और उसके बाद बिन मानसों की चीखों से फिजा थर्रा उठी। वो नाचने लगे, वो अपने हाथ हिलाने लगे, वो कलाबाजियां खा रहे थे और खुशी से लहरा रहे थे। बहुत देर तक वो अपनी इस तफरी से लुत्फ अंदोज होते रहे और उसके बाद एक बार फिर खामोशी छा गई और आहिस्ता आहिस्ता वो खामोशी से अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। लेकिन सबसे ज़्यादा हौलनाक बात यह थी कि इसके बाद प्रोफेसर अहमद की बारी थी। हारून और नौरोज इस खौफजदा करने वाले मंजर से बुरी तरह नर्वस हो गए थे। लेकिन इस वक्त वो चौंक पड़े जब 2 बिन मानसों ने आगे बढ़कर प्रोफेसर अहमद को पकड़ा और मामूल के मुताबिक लम्हा लम्हा आगे की तरफ ले चले। प्रोफेसर अहमद के हलक से आवाज़ भी नहीं निकल सकी। बड़े कमज़ोर अंदाज में उसने अपने हाथ पांव हिलाए, लेकिन फिर बिन मानसों के हाथों में बेबस हो गया। उसी वक्त प्रोफेसर गादी बेचैन होकर आगे बढ़े और सरदार से कुछ कहने लगे। वो सरदार से शायद अपने साथी की भीख मांग रहे थे, लेकिन सरदार ने बड़ी बेदर्दी से प्रोफेसर गादी को पीछे की तरफ धकेल दिया और अपना सर दाएं बाएं हिला दिया। ये इनकार की अलामत थी। लेकिन अब इस वक्त और कुछ नहीं किया जा सकता था। नौरोज गुस्से की शिद्दत से दीवाना हो गया। दूसरे लम्हे उसकी बंदूक गरजी और सरदार सुर्ख ऊन के एक गुठड़ी की तरह जमीन पर लड़क गया। वो एक लम्हे तक तड़पा और फिर ठंडा हो गया। बिन मानसों के गिरोह के बीच में गोली चलाई। जल्दी करो, नौरोज ने कहा और उसके बाद उन लोगों ने आग के दरवाजे खोल दिए। वो बेइख्तियार गोलियां चलाने लगे। अहमद को पकड़े हुए बिन मानस मुर्दा होकर नीचे गिरे और उसके साथ ही गोलियां दूसरे बिन मानसों को चाटने लगी। उनमें से बेशतर जमीन पर गिर कर लड़कने लगे। एक लम्हे के अंदर वो साकत खड़े हुए थे और हैरानो परेशान थे कि ये मौत की गर्ज कहां से सुनाई दे रही है और ये तूफान किस तरफ से उमड़ पड़ा है। उन धमाकों का मतलब उनकी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सब उसके बाद उन्होंने अपने साथियों को बुरी तरह गिरते हुए और मरते हुए देखा तो उनमें भगदड़ मच गई। वो एक दूसरे को धकेलते हुए और कुचलते हुए झोंपड़ियों की तरफ भागे। माओ ने बच्चों को सीने से लगा लिया और चीखती चलाती अपने अपने घोंसलों में जा घुसी और हारून पर एक दीवानगी सवार थी। इस वक्त वो इन बेरहम बिन मानसों से ज्यादा मौत की घाट उतारना चाहते थे जो इंसानों के दुश्मन थे और इंतहाई बेदर्दी से इंसानों का खून बहा रहे थे। हर चंद के वो ये लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी सीता मुर्तफा के बाशिंदे भी तो इंसान ही थे। ये अलग बात है कि वो इंसाने से दूर इस जगह एक भयानक जिंदगी गुजार रहे थे और फिर प्रोफेसर अहमद को बाल बाल बचाया गया था। अलबत्ता ये कोशिश कर रहे थे कि अब उनकी एक भी गोली जाया ना जाए।
हर गोली उसके एक बिन मानस ढेर हो। चौका बहरहाल ये कारतूस भी इंतहाई कीमती हैसियत रखते थे। उधर मैदान में एक हशर बरपा था, किसी को किसी की खबर नहीं थी। हर बिन मानस मुंह उठाए भागा जा रहा था और कैदी अकेले मैदान में खड़े थे। प्रोफेसर गाजी अलबत्ता फौरन मामले की तह तक पहुंच गए। उन्होंने एक दौड़ लगाई, झपट कर प्रोफेसर अहमद का हाथ पकड़ लिया और उसके बाद वो अहमद हारून की तरफ भागे। दो बिन मानसों ने उन्हें भागते हुए देखा और उनके पीछे लपके, लेकिन हारून की चलाई हुई दोनों गोलियों ने उन्हें ढेर कर दिया। उसके बाद हारून और नौरोज प्रोफेसर अहमद और प्रोफेसर गादी की मदद के लिए उनकी जानब दौड़े और बीच मैदान में एक दूसरे से जा मिले। उन्होंने जल्दी जल्दी दोनों प्रोफेसरों के हाथ में एक एक बंदूक थमा दी जो वो अपने साथ लाए थे, लेकिन प्रोफेसर अहमद इस वक्त अपने हवास में ना थे और ना ही उनमें सकत दौड़ने की थी। इस दौरान ये खदशा हुआ कि बिन मानस अपनी घबराहट पर काबू पा लेंगे और ऐसा कुछ हुआ। कुछ बिन मानसों ने एक गिरोह बनाया। उन्हें यह अंदाजा हो गया कि उनके साथियों के मौत के घाट उतारने वाले ये लोग हैं। चुनाचा वो तेजी से उनकी तरफ चल पड़े। उसी वक्त उसके अलावा और कोई चाराकार नहीं था कि प्रोफेसर को सहारा दिया जाए। चुनाचा नौरोज ने कहा, हारून, हाँ प्लीज तुम्हें इस वक्त प्रोफेसर अहमद को अपने कांधे पर लादना होगा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। प्रोफेसर गादी ने हिम्मत से कहा, बस मुझे सहारा दे दो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। दोनों ने प्रोफेसर अहमद की यह बात सुनकर उन्हें सहारा देकर दौड़ाने लगे। नौरोज बड़ी एहतियात से पीछे फायरिंग कर रहा था, लेकिन बिन मानस भी दीवाने हो गए थे। हर गोली पर एक बिन मानस गिर रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो तो आकब करते जा रहे थे। गोलियां घा कर कर गिरना एक अलग बात थी, लेकिन जो जिंदा सलामत थे वो दौड़ रहे थे। बाकी लंगड़े लूले हो रहे थे, लेकिन ताकब से किसी सूरत बाज नहीं आते थे। नौरोज मुसलसल गोलियां चलाए जा रहा था और चीख रहा था, भागो, खुदा के लिए तेज भागो मेरे भाई, और तेज भागो। दफतन ही दाएं बाएं झोंपड़ियों में खड़खड़ाहट हुई और बहुत से बिन मानस वहां निकल आए और उन्होंने फौरन ही अपने हल्के में उन्हें ले लिया। हारून की बंदूक के कारतूस खत्म हो गए थे। चुनाचा उसने जल्दी से कारतूस निकाल कर बंदूक भरी, लेकिन उसी वक्त एक बिन मानस ने हिम्मत की और दौड़कर हारून के करीब पहुंच गया। उसने हारून के बाल पकड़ लिए और जोर से झटका दिया। हारून के बल जमीन की मुंह पर आया। नौरोज ने बड़ा काम दिखाया था। उसने पूरी कुव्वत से बंदूक का दस्ता बिन मानस के मुंह पर रसीद किया और वह चीखता हुआ एक तरफ लड़क गया। नौरोज ने फौरन ही बंदूक सीधी करके एक गोली उसके सीने में उतार दी। उसके बाद वहां रुकने का क्या सवाल पैदा होता था। चुनाचा फिर दौड़ लगा दी गई। बिन मानस मुसलसल पीछा कर रहे थे। आखिरकार तमाम लोग अपनी उस कमीन गाह तक पहुंच गए। इसके अलावा कोई और जगह ऐसी नहीं थी जहां दम लिया जा सके। वैसे थोड़ी दूर तक ताकब करने के बाद बिन मानस वापस लौट गए थे, क्योंकि नौरोज ने दौड़ते दौड़ते भी फायर किए थे और बिन मानसों को यह अंदाजा हो गया था कि धमाका जब भी होता है कोई ना कोई मर जाता है। बहरहाल यहाँ दाखिल होने के बाद दरवाजा बंद किया गया और सब जमीन पर लेट गए। लेकिन अभी कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि दरवाजे के करीब ही कदमों की आवाज सुनाई दी और एक बार वो फिर सब चौंक पड़े। प्रोफेसर अहमद में तो अब हिलने जुलने की सकत भी बाकी नहीं रही थी, लेकिन प्रोफेसर गादी बदस्तूर उन जवानों का साथ दे रहा था। दो अफराद ने राइफलें संभाल कर सामने निशाने लिए और बाकी एक आगे बढ़ा और उसने दरवाजा खोल दिया, यानी नौरोज। लेकिन दरवाजे के सामने उन्हें सीता मुर्तजा के 4 बाशिंदे जो कुछ देर पहले ही बिन मानसों की कैद में थे खड़े नजर आए। उनके बदन थर थर कांप रहे थे। नौरोज ने सवालिया अंदाज में उन्हें देखा तो उन्होंने बैनुल अक़वामी ज़बान में यानी इशारों की ज़बान में उन्हें बताया कि वो उनकी पनाह में आना चाहते हैं। उनमें से एक ने जंगल की तरफ इशारा करके बताया कि वहाँ उनके लिए खतरा है और फिर वह नौरोज के कदमों में गिर कर उसके पाँव चूमने लगे और नौरोज ने कहा, बताओ क्या किया जाए। और फिर उसने ज़मीन पर ऊंधे गिरे हुए मकामी बाशिंदों के कंधे पर थपकी दी और कहा, उठ जाओ यार, क्यों मुझे गुनहगार कर रहा है तो तू इंसान ही। अहमद ने उधर देखा और न जाने वो क्यों बोल पड़े, नौरोज, इन्हें पनाह में ले लेना चाहिए। हम सब कुदरत के हुक्म के मुताबिक जिंदा बच गए हैं और इसमें कोई शक नहीं कि इसमें तुम 2 जवानों का हाथ है। चुनाचा इन्हें भी पनाह दे दो। हाँ क्यों नहीं, एहसान किसी एक की जात पर नहीं, उन पर भी
हम पर भी बल्कि पूरी साइंसी दुनिया पर है, क्योंकि मेरी और प्रोफेसर की मौत साइंसी दुनिया के बड़े नुकसान से दो चार कर देती। बाशिंदों को अंदर बुला लिया गया। प्रोफेसर गादी एक पत्थर पर अपने घुटनों में गोश्त का डब्बा दबाए बैठे थे। उन्होंने गौर से उन्हें देखा और एक बार फिर उनकी चीख उभरी और वो सब नौरोज के कदमों में गिर गए। नौरोज एक लम्हे तक तो कुछ न समझ पाया, लेकिन फिर फौरन ही उसे याद आ गया कि प्रोफेसर गादी बिन मानसों का हम शक्ल है। चुनाचा उसने जल्दी से कहा, घबराओ नहीं, ये लोग आपसे खौफजदा हैं। मुझसे? हाँ, मैं इन्हें समझाता हूँ, नौरोज ने कहा और वो उन्हें बताने लगा, ये बिन मानस नहीं, इंसान हैं। अरे इनकी ऐसी तैसी मुझे बंदर साबित कर रहे हैं। प्रोफेसर गादी ने हंसकर कहा, हाँ, अब बताओ क्या किया जा सकता है। बेहतर तो ये होता कि हम इन्हें इनके घरों तक पहुंचा देते, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि इनके घरों के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं मालूम। मैं जानता हूं इनकी क़यामगाह कहाँ है, हारून ने कहा और सब की गर्दनें उसकी जानब उड़ गईं। प्रोफेसर अहमद, जिसने अपने आप को संभाल लिया था, बोला, क्या मतलब? इनकी क़यामगाह मैं देख चुका हूँ। कब? उस रात को जो हमारे लिए मुसीबतों का बाइस बनी। ओहो, क्या वाकई? हाँ, मैंने इसका तज़किरा भी किया था, अफसोस हमने गौर नहीं किया। दरमियानी तालाब के सामने जो गार हैं, ये लोग उन्हीं में रहते हैं। ओहो, ये तो ज़बरदस्त बात है, लेकिन इसका फासला यहाँ से कितना है? सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वहाँ तक जाना भी आसान काम नहीं होगा। और फिर अच्छा, एक बात बताओ, प्रोफेसर अहमद ने कहा। क्या? एक बार फिर उन्हें खामोश होना पड़ा, क्योंकि बिन मानसों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। वो सब उन आवाज़ों को सुनकर होशियार हो गए। प्रोफेसर अहमद ने कहा, यकीनन वो इधर ही आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक बार हमारी क़यामगाह का पता चल गई है और अब वो हमें यहीं तलाश करेंगे। तो फिर क्या करें? यहाँ से निकल जाने के अलावा कोई चाराकार नहीं है, नौरोज ने कहा। तो फिर चलो, जल्दी चलो, ये तुम लोग ये सामान उठाओ, इन्हें इस्तेमाल करो। प्रोफेसर गादी भी होशियार हो गया। सब ने जल्दी जल्दी अपने आप को संभाला। प्रोफेसर अहमद को सहारा देने की जरूरत थी। वो लोग दोबारा उन शैतानों के हाथों में नहीं जाना चाहते थे। पनाहगाह और कोई भी थी ही नहीं, सिवाय उन बड़ी झाड़ियों के। आधे घंटे के बाद ये सब झाड़ियों में छुप गए थे। तमाम दिन उनकी रिहाइश गाह से बिन मानसों की आवाज़ें आती रहीं, लेकिन वाकई बिन मानस बेवकूफ़ थे। इस तरफ कोई नहीं आया था। यही वही झाड़ियाँ थी जहाँ सुबह को हारून और नौरोज ने पनाह ली थी। बहरहाल जब वह बहुत वक्त गुजर गया, ये खतरा टल गया कि बिन मानस इस तरफ आएंगे, तो वो ज़मीन पर लेटकर सो गए। फिर उस वक्त हारून की आंख खुली जब प्रोफेसर गादी उसके करीब बैठा उसका शाना हिला रहा था। सुनो, इन वाक़यात को अपने जहन में रखना। जब कभी हमारा महज़ब दुनिया की तरफ लौटना मुमकिन हुआ, तो ये वाक़यात हम बाकायदा तहरीर करेंगे। मैं इस सिलसिले में नौरोज पर भरोसा करता हूँ, प्रोफेसर अहमद पर, लेकिन मेरा और तुम्हारा मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। प्रोफेसर, माफ़ कीजिएगा, अब तो कभी कभी मेरे जहन में भी ये ख्याल आता है, क्या यही कि इन तमाम फजूलियात को छोड़कर कहीं किसी न किसी तरह वापस अपनी दुनिया में चला जाए। प्रोफेसर गादी के चेहरे पर गुस्से के नक्श नजर आए। देर तक वह सोचता रहा। उसके बाद उसने कहा, गोया आम इंसानों की तरह तुम भी एक बुज़दिल इंसान हो। प्रोफेसर, ये बुज़दिली नहीं, 100% बुज़दिली है। तुम्हारा तो ये ज़ाती मामला है। तुमने ये तावीज़ मेरे हवाले किया था और मुझसे दरख्वास्त की थी कि मैं वो सारे काम कर दूं, लेकिन मैंने तो सिर्फ तुम्हारे लिए ये सरफर इख्तियार किया है। साजजादे, मैं इस कदर ज़हीन इंसान हूँ कि जितना कुछ मैंने यहाँ देखा, यानी पहली बार की महम जोई में, और फिर जितनी मुझे मालूमात इस स्केच बुक से मालूम हुई, उनमें मैं एक पूरी किताब लिख देता, जिसमें ये जाहिर करता कि ये जो कुछ जो अब हम देख रहे हैं या मैं देख रहा हूँ, मैंने पहले ही बार अपनी आंखों से देख लिया था। बेशुमार किताबें इसी अंदाज में लिखी जाती हैं। होटलों और घर के कमरे में बैठकर दुनिया भर के सफरनामे लिखे जाते हैं और उनके लिखने वाला एक अजीम सिपाही की हैसियत से दुनिया से रोशनास होता है। तो ये काम भी मैं कर सकता था। हर तरह की सूरत हाल से निमटना उनकी आदत बन गई थी, और फिर हिस्सायात भी तेज हो गईं कि किसी भी खतरे का फौरन ही एहसास हो जाता। नौरोज ने कहा कि जो कुछ वो कह रहे हैं वो तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अंदाजा हो रहा है कि वो खौफनाक बिन मानस हमसे ज्यादा दूर नहीं हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं उनकी आहटें सुन रहा हूँ, प्रोफेसर गादी ने कहा।
अब क्या करें? प्रोफेसर अहमद बोला। अगर हम उन मजलूम बाशिंदों को ऐसे ही छोड़ दें तो ये तो मारे ही जाएंगे, लेकिन हमारी जिंदगी की भी क्या जमानत है? नौरोज बोला। क्या कहना चाहते हो? प्रोफेसर गादी ने शाहाना अंदाज में कहा। यही कि इन्हें इनकी मंजिल पर पहुंचाना हमारा फर्ज है। तुमने कोई नई मोहब्बत नहीं की हीरो। कौन है जो इनसे गुरेज करना चाहता है? शायद कोई नहीं। हारून ने यह कहकर बात खत्म कर दी। तो फिर अब देर ना करो, चलना चाहिए। प्रोफेसर अहमद ने फैसला किया और उसके बाद समेट लिया गया। बंदूकें भर ली गईं, कारतूस महफूज कर लिए गए और सफर का आगाज हो गया। तमाम के तमाम बाशिंदों ने सामान उठा लिया था। उनमें से एक और रास्ता बताने लगा। बंदूकें तैयार थीं, लेकिन चालाक बिन मानसों के रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की और जबरदोरों की शायद चल रहा था कि उन पर लंगर उनका ताकुब कर रहा है, लेकिन वह बंदूकों से खौफजदा थे। यहाँ तक कि घने जंगलों का सिलसिला खत्म हो गया और सब खुले मैदान में आ गए। बिन मानस एहतियातन जंगल से बाहर नहीं निकले क्योंकि उन्हें खुले मैदान में आना पड़ता। बहरहाल ये एक बेहतर बात हुई, वरना लाख बिन मानसों से पीछा किया जाता, कुछ न कुछ तो नुकसान पहुंच सकता था और वो नुकसान से बच गए। आखिरकार दोपहर ढली तो वो दरमियानी तालाब के किनारे पहुंच गए। दफतनी मकामी बाशिंदे चीखने लगे। वो एक तरफ इशारा कर रहे थे और जब प्रोफेसर गादी और दूसरे लोगों ने देखा तो उन्हें डोंगों के करीब की एक कतार नजर आई जो इसी समत आ रहे थे। जल्द ही वो करीब पहुंच गए। उन बाशिंदों ने अपने साथियों को देख लिया था। डोंगों वाले किनारे से आ लगे और उनसे मकामी लोग नेज़े बुलंद करके उनकी तरफ दौड़े। एक बूढ़ा शख्स जिसकी गर्दन में हड्डियों की मालाएं पड़ी हुई थीं, भीड़ को चीरता हुआ आया और एक नौजवान से लिपट गया। फिर उसने ताज्जुब से उनकी तरफ देखते हुए नौजवान से कुछ सवालात किए। नौजवान ने कुछ कहा और बूढ़े ने बारी बारी उन्हें भी गले लगाया। फिर उसके इशारे पर तमाम लोग उनकी पेजाराई करने लगे। बहरहाल एक लंबे सांस के सिरे पर चिटनी नोकदार हड्डी लगाई गई थी। ये गालबन कोई इशारा था दोस्तों और दुश्मनों के लिए कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। उनके पास खास तरह के तीर कमान भी थे और उनकी कमानें उनके कंधों से लटक रही थीं और उनके कमर के गिर्द पत्थरों का एक जंगली कुल्हाड़ा लटक रहा था। हर शख्स की निगाहें बार बार जंगल की तरफ उठ जाती और वो दांत पीस पीस का डोडा डोडा कहते। ये दस्ता अपने नौजवान साथियों को बिन मानसों के बचाने के लिए चला था। बहरहाल तमाम लोग एक दायरा बनाकर बैठ गए जैसे मजलिस से मशावरत मुंतखब हुई हो। बाकी अफराद एक पत्थर पर बैठकर उनकी हरकतों सकनात और उनके लबो लहजे में उनकी बातों का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते रहे। पहले उनके साथ आने वाले आदमियों ने कुछ कहा और फिर उस नौजवान लड़के ने उठकर तकरीर सी की। उसके लबो लहजे और हरकतों सकनात से अंदाज़ा हो रहा था कि वो उन लोगों में नुमायां हसीयत का हामिल है। बहरहाल वो अपने साथियों को कुछ बताता रहा। उसके बाद उन लोगों की तरफ रुख करके हाथ हिलाए। दफत नहीं नौरोज कहने लगा, बेचारे ये बशिंदे किस तरह इन बेनमानसों का शिकार हैं। अव्वल तो मेरा दिल चाहता है कि मैं इन लोगों के साथ मिलकर बिन मानसों का मुकाबला करूं। हर शख्स अपनी वर्दी का मालिक है, जिसका दो दिल चाहे करे। भला रोकने वाला कौन है? अपनी जिंदगी, अपनी मौत। मैं ये समझता हूं कि हर शख्स को आज़ादी होनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद, हम लोग यहाँ तक आए और हमने अपने तौर पर बहुत कुछ किया। मैं तो ये समझता हूं कि मेरी मालूमात में जिस कदर इजाफा हुआ है, अगर मैं अपनी इस मालूमात को अपने नाम के साथ शाया करूं तो मेरी शोहरत पर मजीद बेहतरी आएगी। हमारा मकसद बिन मानसों से जंग करना तो नहीं था, प्रोफेसर अहमद ने कहा, लेकिन जब बिन मानसों ने हमें अज़ियतें दी हैं तो हम क्यों ना उनसे बदला लें। बहरहाल मैं प्रोफेसर गादी की बात से इत्तफाक करता हूँ, जिसका दो दिल चाहे करे। उस बूढ़े की तरफ घूमा और अपनी बंदूक फिजा में बुलंद करके उसने बूढ़े के कंधे पर हाथ रख दिया। वो लोग इसका मकसद समझ गए थे, चुनांचे तमाम फिजा खुशी के नारों से गूंजने लगी। उसको उसी तालाब के किनारे करीब पड़ाव डाला गया और जगह जगह अलाव रोशन किए गए। उन्होंने उन लोगों के खाने पीने का बंदोबस्त भी कर लिया था। ये जानवरों का गोश्त था जिसे ना तो प्रोफेसर गादी ने खाया ना हारून ने। अलबत्ता नौरोज और प्रोफेसर अहमद पता नहीं क्यों इस तरह मुतवज्जा हो गए थे। फिर रात हो गई। थके हुए लोग आराम करने के लिए लेट गए। मैं प्रोफेसर गादी के साथ अब उसके किनारे पहुंच गया। यहाँ हमें आसमानी रंग की मिट्टी के गड्ढे नजर आए जो प्रोफेसर की दिलचस्पी का बायस थे। एक जगह गर्म दलदल का एक बहुत बड़ा गड्ढा नजर आया जिसे सतह पर बुलबुले फूट रहे थे और उन बुलबुलों में किसी किस्म की गैस निकल रही थी। प्रोफेसर गादी ने एक कंजला सर कंडा लेकर उसका एक सिरा गर्म दलदल की तरफ रखा और दूसरे सिरे पर जलती हुई सलाई तीली रखी तो हल्की से पटाख की आवाज के साथ सरकंडे के सर पर नीला शोला चमका और प्रोफेसर का चेहरा खिल उठा।
फिर उन्होंने एक छोटी सी चरमी थैली सरकंडे के एक सिरे पर रखी और वही गर्म दलदल से निकले हुए बुलबुलों की गैस सरकंडे में भरी तो वह थैली जन से फिजा में उड़ी। प्रोफेसर ने कहा, तुमने देखा, ये सिर्फ मेरा दिमाग है और मैं तुम्हें बताऊं कि काबिल दिमाग कुदरत की बनाई हुई किस तरह अपने काम में लाते हैं। लेकिन प्रोफेसर, अभी कुछ नहीं, लेकिन तुम मेरे लिए इतने अजीज हो, पर फिर वैसे भी हम दूसरों की तरह बातें नहीं करते। इस तरीके से हम फिजा में बुलंद होकर किसी मुकाम पर उतर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक तवील जद्दोजहद और बेशुमार चीजों की जरूरत होगी। हारून खामोश हो गया था। उसकी लंबी लंबी मछलियां और कई किस्म के मगरमच्छ तालाब की सतह पर बेजान लकड़ियों की तरह पड़े हुए थे। प्रोफेसर गाजी और अहमद करीब बैठे सरगोशियों में मसरूफ थे। गालबन किसी सिलसिले में बहस हो गई थी, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर गाजी की आवाज खराटों में तब्दील हो गई। प्रोफेसर अहमद ने भी करवट बदल ली थी। इधर नौरोज भी कभी का सो चुका था, लेकिन हारून की आंखों में नींद का कोसों पता नहीं था। ख्यालात को पर लग गए थे और मादी की बेशुमार तस्वीरें आंखों के सामने आ आकर उसे परेशान कर रही थी। ना जाने क्या सोच रहा था। फिर गालबन नीम गानूंदगी ही का आलम था कि दफतन ही फिजा में एक अजीब सी खुशबू का झोंका नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर से गुजरता चला गया। उसने चौंक कर आंखें खोल दी। बिल्कुल थोड़े फासले पर काले रंग के लिबास में मलबूस एक हसीना साया आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ रहा था। हारून जल्दी से उठ गया। खुशबू अभी तक फिजा में फैली हुई थी। अब ये नीम गशी या नीम बेहोशी की कैफियत नहीं थी, बल्कि पूरे होशो हवास की बात थी। दफतन ही उस साये ने पलटकर पीछे की सिमत देखा और एक शेर की तफसीर बन गया कि पूछा, जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, जुल्फों को रुख पे डालकर झटका दिया के यूं। हकीकत ये थी कि तारीकियों में चांद निकल आया था। वही दिलकश और दिलफराब चेहरा, खूबसूरत होंठ, चांद की तरह चमकता हुआ चेहरा, रोशन आंखें जो चेहरे पर टिके हुए 2 सितारे मालूम होते थे, घने स्याह बाल जो माथे पर बिखरे हुए थे, उनमें एक पैगाम था, उन होंठों में एक मुस्कुराहट थी। दफतन ही हारून के मुंह से एक आवाज निकली, ठहरो, रुक जाओ। ये आवाज काफी जोरदार थी। चेहरा एकदम पलटा और फिर हवा में होता हुआ चला गया, लेकिन साथ में लेटा हुआ नौरोज जाग उठा था। वो जल्दी से हमदर्दी के अंदाज में हारून के करीब आ गया। क्या बात है? हारून पर एक अजीब सी कैफियत तारी थी। कुछ लम्हे तक वो कोई जवाब ना दे सका, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने अपने आप को संभाल कर कहा, सॉरी माय डियर, सोते में चौंक पड़ा था। गालबन कोई ख्वाब देखा था मैंने। और उसी तरह गुजर गई और फिर सुबह को कैंप में हलचल मच गई। रात ना जाने कहां से लातादाद बूंदे लेकर उस लश्कर में शामिल हो गए थे। अंदाजा ये हुआ कि लोग बिन मानसों से जंग करने के लिए तैयार हैं। नौरोज ने पुरजोश लहजे में कहा, इस वक्त उन लोगों की मदद करना मैं समझता हूँ हमारा अव्वलीन से पहला फर्ज है। हमें ये करना चाहिए। भाई, ये लोग तो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, हम किस लिए अपनी जिंदगियां खतरे में डालें? प्रोफेसर अहमद ने कहा। नहीं प्रोफेसर अहमद, यही तो इंसानियत है। ये बेचारे अपने लिए कोई बेहतर जरिया नहीं रखते और बिन मानसों के मजालम का शिकार हैं। हम लोग खुद अपनी आंखों से देख चुके हैं ये खौफनाक बिन मानस किस तरह इंसानों के खिलाफ जंग कर रहे हैं। अगर हम इस जंग में शरीक ना हुए तो कोई हर्ज नहीं। बहरहाल सभी तैयार हो गए और उसके बाद ये बहुत बड़ा लश्कर आगे बढ़ गया। अब नौरोज ने सरदार के साथ मिलकर लश्कर की कमान संभाल ली। न जाने कौन से जज्बे उसमें सरायत कर गए थे। हारून भी इस मामले में पीछे नहीं था। चुनाचा पूरे लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। 2 हिस्से नौरोज और प्रोफेसर गाजी ने संभाल लिए। तीसरे हिस्से ने अहमद को भी साथ रखा था और इसी तरह हथियारियों को भी तकसीम कर दी गई और इस तरह एक अजीब जंग का तमाशा शुरू होने में देर ना रही। लेकिन दूसरी जानब भी गालबन तैयारियां ही हो रही थी। वाकई एक बेहतर अमल हुआ था कि रातों रात मकामी बाशिंदों ने अपनी तैयारियां करके बिन मानस से जंग करने का फैसला कर लिया था, वरना ये बिन मानस आते और चटनी बनाकर रख देते। इन तमाम लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ा। जंगल से अचानक ही बिन मानसों की वहशियाना चीखें सुनाई दी और फिर उनका एक गिरोह तेज रफ्तारी से आगे बढ़ता हुआ हमला आवर हुआ। अंदाजा ये था कि घड़ी भर में वो सारे इंसानों का सफाया कर देगा, लेकिन उनकी ये हरकत अब बड़ी अहमकाना थी, क्योंकि उनके बांसों के मुकाबले में उनके दुश्मन चालाक और फुर्तीले थे। अव्वल तो उनके पास बंदूकें थीं, लेकिन मकामी बाशिंदे भी पूरी तरह मुस्तैद होकर आए थे। चुनांचे सबसे पहले मकामी बाशिंदों ने तीर चलाए और सनसनाते हुए तीर बिन मानसों के सीनों में प्युसत हो गए। उनके पास कोई
हथियार नहीं था। वो सिर्फ भारी भरकम डंडे और पत्थरों से लैस थे। बिन मानसों की वहशियाना चीखों से जंगल गूंज उठा और उनकी डंडी और पत्थर उनके हाथों में रह गए। एक बिन मानस के सीने में कई कई तीर प्युसत हो गए थे। एक बिन मानस चीखता हुआ हारून के करीब से गुजरा तो हारून को उसकी हालत पर रहम आ गया। उसने बंदूक चलाकर उसे गोली मार दी। वो लड़खड़ाकर गिरा और जिंदगी से महरूम हो गया। बिन मानसों का वो गिरोह जो उस दस्ते पर हमला आवर हुआ था, तमाम का तमाम आन की आन में खत्म हो गया। उनमें से एक भी अपनी जान बचाकर ना ले जा सका। लेकिन जंगल के अंदर मामला जरा टेढ़ा था। जंगल में घुसते ही हर तरफ से बिन मानस उस पर टूट पड़े और एक एक शख्स को 4-4, 5-5 बिन मानस लिपट गए। चुनाचा ये तरतीब खराब हो गई। बिन मानसों के डंडे जिस पर पड़ते उसका चूरा कर देते। उसके शदीद ज़रब से चटाक चटाक की आवाज़ें उबर रही थीं और मकामी बाशिंदों के सिपाहियों की खोपड़ियां फट रही थीं। उनमें से एक बिन मानस का डंडा साहब की बंदूक पर जा पड़ा और वह उसके हाथ से छूटकर कई गज दूर जा गिरी। दूसरे बिन मानस ने अपना डंडा बुलंद किया कि अहमद साहब की खोपड़ी तोड़ दे, लेकिन इससे पहले कि वो अपने इरादे में कामयाब होता, नौरोज ने उस पर गोली चलाई और वो ढेर हो गया। लातादाद बिन मानस दरख्तों पर चढ़े पत्थर बरसा रहे थे और फिर थोड़ी देर बाद दरख्तों से कूदकर उस बशिंदों से लिपट जाते जिसे पत्थर लगता और अपने नाख्तों से उसे उधेड़ कर रख देते। एक मर्तबा बिन मानस ने ऐसा सख्त किया कि अगर उसके पास बंदूकें ना होती तो उन्हें पिस्पाई इख्तियार करना पड़ती। उन्होंने अपनी बंदूकें सामने कर ली। उनके साथ दस्ते की कमान जो एक बूढ़ा सरदार कर रहा था बड़ा शानदार था। बूढ़े सरदार ने अपने सिपाहियों को जोश दिलाकर एक बार फिर शिद्दत से हमला किया कि बिन मानस दूर तक पीछे निकल गए। प्रोफेसर अहमद अब बिल्कुल नहते हो गए थे, लेकिन उनकी मदद हारून कर रहा था। जंगल की तरफ से बंदूक चलने की आवाज़ आ रही थी। उस तरफ तमाम लोग बिन मानसों का सफाया करने में मसरूफ थे। दफतन ही उनके दस्ते ने एक और हमला किया और बिन मानसों के पांव उखड़ गए। वो बुरी तरह पलटकर वापस भागे। उस दिन मालूम होता था कि गर्दिश अय्याम पीछे की तरफ घूम गई थी। सदियों पुरानी तारीख के अवराग पलटते जा रहे थे और नामुमकिनात में से था। लेकिन जो कुछ ये लोग देख रहे थे जो कि नामुमकिनात ही में से था। हारून को बेशक सोचने का मौका नहीं मिला था, लेकिन एक ख्याल उसके दिल में बार बार आ जाता कि यह सब कुछ उसी की वजह से हो रहा था। बहरहाल मकामी बाशिंदों को फतेह हासिल हुई। वो बिन मानसों के ताक़ब में दौड़ रहे थे और बिन मानस झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे। बाशिंदों ने उन्हें घसीट कर बाहर निकाला और बेदर्दी से उनका कत्ले आम शुरू कर दिया। हारून भी एक दस्ते के साथ बिन मानसों का ताक़ब कर रहा था। कुछ दूर जाने के बाद नौरोज और प्रोफेसर गाजी करीब आ गए। नौरोज ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा, जंग का फैसला हो चुका है, लेकिन अब बेहतर है कि बिन मानसों का ताक़ब ना किया जाए। कोई भी जानता था कि आगे चलकर क्या हो और पांसा पलट जाए। इस जंग में शरीक होना हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। ऐसे जंग सदियों पहले खुशियों के खिलाफ इंसानों से लड़ी होगी और ऐसे ही किसी जंग में इंसानों को पता चला होगा कि वहाँ सबसे ज़्यादा ताकतवर और होशियार हैं। सदियों पहले जब तहजीब की पूप फट रही थी, उस वक़्त का इंसान वहशतों और दरिंदों पर फतेह याब हुआ होगा तो इतनी खुशी और हैरत खुशी हुई होगी। उठो, आज हम इस दौर को फिर से जिंदा करने में कामयाब हुए हैं। मैं अब दावे से कह सकता हूँ कि ज़मीन के हर हिस्से पर सिर्फ और सिर्फ इंसानों ही का राज होगा। ये जानदार कितने ही ताकतवर हों, इंसानों के मुकाबले में हमेशा पस्त रहेंगे। प्रोफेसर गाजी के लहजे में एक खुशी की झलक रही थी। बहरहाल उस कामयाबी पर खुश तो सब ही हो रहे थे। थोड़ा सा फासला तय करने के बाद वापसी का सफर शुरू हुआ। जंगल में जगह जगह बिन मानसों की लाशें पड़ी हुई थीं। दाएं बाएं बिन मानसों की बेहानक चीखें सुनाई दे रही थीं और उसके साथ ही मकामी बाशिंदों की शोखी की आवाज़ें। बिन मानस हर तरफ से भाग भाग कर न जाने अपने कौन से ठिकाने पर पहुंच गए थे। बहरहाल उनका अपना भी एक गांव आबाद था और गांव की सरहद पर बिन मानस आखिरी मतबा कदम पर गए, लेकिन यहाँ भी उन्हें शिकस्त हुई। यहाँ तक कि ये लोग गांव में दाखिल हो गए और उनका इरादा समझ में आ रहा था। यहाँ बूढ़े सरदार ही की मुंतक चल रही थी। प्रोफेसर गाजी ने पुर इसरार लहजे में कहा, ये लोग तो इन सभी बिन मानसों का खात्मा कर देना चाहते हैं। तुम देखो वो कितने मुनज़्ज़म हैं। इंसान कहीं भी अहमक नहीं है, जबकि जानवर जिस जगह भी उसका मुकाबला करते हैं उन्हें शिकस्त होती है। मतलब क्या है, क्या करना चाहते हैं ये?
देखते रहो, आओ अब इनका पीछा करें। जब कहीं बिन मानसों का पला भारी पड़े तो हम अपनी बंदूकों से काम लेंगे। वैसे भी अब आगे बढ़कर जंग करने की जरूरत नहीं है। मकामी बाशिंदों का हौसला बढ़ गया है और वो खुद अपने दुश्मनों से बेहतरीन मुकाबला कर रहे हैं। जब ये लोग बिन मानसों के गांव में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि बेशुमार सिपाही बिन मानसों को धकेलते हुए सीता मुर्तफा के उस किनारे पर ले जा रहे थे जहां से कई फुट नीचे नोकीले बांसों का जंगल था। किनारे पर पहुंचकर बिन मानसों को एक कतार में खड़ा कर दिया गया। बाशिंदों ने कमानों पर तीर चढ़ाए और 1 मिनट के बाद बिन मानसों का एक अजीमोशान दस्ता खाको खून में लौट रहा था। दूसरे बिन मानसों को 6 फुट की बुलंदी से नोकीले बांसों पर फेंक दिया गया और उसके बाद गांव की बारी आई। इन तमाम कोहान झोंपड़ियों को तबाह बर्बाद कर दिया गया और बिन मानसों की मादाएं बच्चे तक हलाक किए जाने लगे। और इस तरह उन लोगों की निगाहों के सामने कब्र आज तारीख की उस वहशियाना जंग का खात्मा होगा। उस फतेह की वजह से एक बार फिर उन्हें अपनी जगह जाने का मौका मिला जहां उन लोगों ने अपना मस्कन बनाया था। उधर गरोची बदस्तूर मीनार नुमा चट्टान की चोटी पर सहमा हुआ बैठा था। चौंका वह बिन मानसों को बांसों पर गिरने के नज़ारे को यहाँ से बखूबी देख चुका था। उसने चीख कर कहा, चले आओ साहब, इधर से चले आओ, वह शैतानों की सरजमीन है, वहाँ से चले आओ। वाकई वो ठीक कह रहा है, जिस तरह भी हो सके यहाँ से निकल सको, प्रोफेसर अहमद ने कहा। बहरहाल बिन मानस भी जानदार थे। यहाँ जो कुछ भी हुआ था वो उसी जगह, लेकिन सूरत हाल बिल्कुल वैसी ही थी क्योंकि मारे जानदार ही गए थे। और इंसानी फितरत में एक दिल दोजी का और दिल सोजी का पहला है, वो पहला ख़त्म कैसे हो सकता था। चुनाचा हम सब ही मुजमल थे और ना जाने क्यों हम पर इन बिन मानसों की इस बदतरीन शिकस्त का बड़ा अजीब सा गलबा था और हम एक सा महसूस कर रहे थे। बहरहाल वक्त गुजरता चला गया, ये लोग वहाँ से वापस चल पड़े थे। उसी रात प्रोफेसर गाजी को ना जाने क्या सूझी कि पूरे चांद की रोशनी में उसने वह तावीज़ निकाल कर खोला और काफ़ी देर तक उसका जायज़ा लेता रहा। हारून से ज़्यादा उस तावीज़ से दिलचस्पी किसे हो सकती थी। प्रोफेसर गाजी की इस मसरूफियत को वो अजीब सी निगाहों से देखता रहा। फिर अचानक ही उसे वो लम्हे याद आ गए जब उसने उस हसीन वजूद को, जिसने दर हकीकत उसकी रातों की नींद हराम कर रखी थी, एक बार फिर देखा और वो यहाँ भी मौजूद है। आखिर वो क्या है? उसकी कोई तशफ़ी या कोई तोजी नहीं हो सकी। वो ख्वाब भी अधूरे रह गए और अब बहुत दिनों से उसने वो ख्वाब नहीं देखे थे। उनमें बाकायदा कुछ किरदार उसकी ज़िंदगी में शामिल हो गए थे और हैरानी की बात यह थी कि खुद प्रोफेसर गाजी ने उसकी कहानी का एक हिस्सा उसे सुनाया था। प्रोफेसर गाजी उसे शानदार अंदाज़ा तो हारून हो चुका था कि कोई मामूली चीज़ नहीं है। वो कुछ ऐसी शख्सियत का मालिक है जो नीम पर इसरार भी है और शायद ऐसे खुफिया अलूम का खजाना भी जिन्हें इंसान आसानी से समझ नहीं सकता, लेकिन उसने कभी अपने आप को जाहिर नहीं किया। ये बड़ी अजीब बात थी। वो देर तक प्रोफेसर गाजी को देखता रहा और जब उसे रहा ना गया तो वो उसके करीब पहुंच गया। क्या देख रहे हैं प्रोफेसर? प्रोफेसर ने निगाहें उठाकर उसे इस तरह देखा जैसे हारून उसके लिए बिल्कुल ही अजनबी शख्सियत हो। वो हैरान निगाहों से हारून को देखता रहा और फिर उसने दोनों आंखों जोर से भींच ली। आंखें भींचने के बाद वो गर्दन झटकता रहा और जब उसने गर्दन झटक कर दोबारा हारून को देखा तो उसकी आंखों में जिंदगी मुस्कुरा रही थी। बैठ जाओ, ज़ाहिर है हर चीज़ की एक मंजिल होती है या नहीं? क्यों नहीं प्रोफेसर? नहीं, जाने बूझे बगैर कि मेरी बात का मफहूम क्या है, तुमने मेरे अल्फाज की तायद कर दी। प्रोफेसर, अब इतना तो मैं भी जानता हूँ कि लफ्ज़ों का मफहूम क्या होता है। मैंने कहा था कि हर अमल की एक मंजिल होती है, हर एहसास की एक मंजिल होती है। मंजिल पर पहुँचने के बाद हम फैसला करते हैं कि अब हमें ज़िंदगी के बकिया अयाम किस तरह गुजारने चाहिए। एक तलब होती है इंसान की, एक आरज़ू, एक ख्वाहिश होती है। जी, तुम मेरी मुंतक से घबरा तो नहीं रहे? नहीं प्रोफेसर, मैं आपकी किसी बात से नहीं घबराता। इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ और सच्ची बात यह है मेरे दोस्त कि तुम्हारी इसी फितरत ने मुझे एक बार फिर जिंदगी के उन खुफिया रास्तों पर ला डाला है जिन्हें मैं कभी का तर्क कर चुका हूँ। मैं आपकी बात का मफहूम नहीं समझा, समझ भी नहीं पाओगे, आप समझाएंगे भी नहीं। नहीं, क्यों?
इसलिए कि हर चीज का अया हो जाना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है प्रोफेसर, तो इंसान को वो अल्फाज अदा ही नहीं करने चाहिए, और ख़ास तौर से किसी के सामने जो सामने वाले की ज़िंदगी से खुद मुतअल्लिक़ हों, और उन्हें अधूरा छोड़ दिया जाए। प्रोफेसर ने हारून की बात पर संजीदगी से सोचा, फिर गर्दन हिलाकर बोला, हाँ ये तो ठीक कहते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ तक आने का मकसद हमारा क्या है। वही अल्फाज मैं अदा कर रहा था, मगर मैं उनकी तफसील नहीं समझाता हूँ बाबा, समझाता हूँ। तुम में ये खूबी है कि अपने अल्फाज से मुझे कायल कर लेते हो। देखो, अगर एक शख्स ये कहता है कि नहीं साहब, ये बात मेरी समझ में इस तरह आती है और ये है, तो दूसरा जो उस बात की नफ़ी करता हो कैसे मान सकता है उसे? मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं प्रोफेसर, अगर वो इस मुत्तकी तौर पर यह समझाने की कोशिश करे कि जो कुछ वो कह रहा है वो सच्चाई पर मबनी है, तो फिर सामने वाली की बात में समझ में आती है। मेरी दुनिया से यही झगड़ा है कि लोग मुझे समझते ही नहीं, बस बोलने लग जाते हैं। और जब कोई अहमकाना बात कहता है तो मेरा दिल चाहता है उसकी आंखें नोच लूं, उसकी ज़ुबान निकाल कर उसके हाथ पर रख दूं, और फिर उसके बाद ये लोग बड़ी आसानी से किसी को अहमक करार देते हैं, उसकी बातों पर हंसते हैं और ना जाने क्या कुछ कर लिया करते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा? हारून खामोशी से प्रोफेसर गादी को देखता रहा। प्रोफेसर गादी ने चंद लम्हात खामोश रहने के बाद फिर कहा, देखो प्रोफेसर, अहमद ने मेरी बात से इनहराफ किया था। आज उसका रुआ रुआ इस सरजमीन पर आकर इस बात को तस्लीम करता है कि मैंने इस खिता ज़मीन पर इसरार दुनिया के बारे में जो कुछ इंकशाफात किए थे वो हक और सदाकत पर मबनी थे। चुनांचे अब मैं यहाँ रहकर अपना काम ख़त्म कर चुके हैं, और इस वक्त हम में से हर शख्स की यही ख्वाहिश है कि वो वापस चला जाए। अलबत्ता वक्त ने खुद उस नए रास्ते का आगाज़ कर दिया और माहौल की निकाब उलट दी। तमाम होशो हवास जागे हुए थे। बेशक हारून सो रहा था, मगर अपने सीने पर एक खौफनाक वजन महसूस करके उसकी आंख खुल गई, और जो कुछ उसने देखा वो दिल हिला देने वाला था। उसकी चोंच का शायद ही कोई 1 फुट के करीब था, और उसकी चौड़ाई तकरीबन 4 इंच। उसकी आंख तकरीबन 2 इंच के कतर में थी, और उसके फैले हुए पर बस यूं लगता था जैसे किसी ने सर पर साइबान डाल दिया हो। जो पांव उसके सीने पर आकर रुके थे उनका वजन अंदाज़ा भी सही अंदाज़ा नहीं हो रहा था। अलबत्ता इतना ज़रूर एहसास हो रहा था कि अगर 10 लेकर 15 सेकंड तक ये पांव उसके सीने पर रहे तो यकीनी तौर पर उसकी पिसलियाँ टूट जाएंगी। बाकी बदन भी इतना ही बड़ा था। फिर उसे अपने पंजों में जकड़ लिया, और उसको यही महसूस हुआ जैसे लातादाद तेज धार खंजर उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में उतार दिए गए हों। दूसरे लम्हे वो फिजा में बुलंद हो गया और बड़े बड़े पंखों जैसे पुरफिदा में गर्दिश करने लगे। आन की आन में वो परिंदा उसे लेकर बुलंदियों पर पहुंच गया था। शायद अब उसके बाद की कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी। शायद प्रोफेसर ने उसे बताना पसंद नहीं किया कि उस पर दूसरे दरवाजे के खुलने का अमकान ही नहीं है। बात यहीं ख़त्म हो जाती है। वो बदनसीबों में से है जो अपनी असल से हमेशा नावाकिफ़ रहते हैं और मौत की आगोश में जा सोते हैं। फिजा में इस कदर तेज हवा थी कि उसका दिमाग शदीद सनसाहट का शिकार होने लगा और उस पर नीम गशी की सी कैफियत तारी होने लगी। अभी वो परिंदे के पंजों से निकल जाएगा और उसके बाद जो वो देखने के काबिल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दफतन ही उसे यह महसूस हुआ जैसे हवा बदल गई हो, फिजा बदल गई, मौसम बदल गया, माहौल बदल गया, वक्त बदल गया हो। ना जाने क्या क्या तब्दीलियां हुई। ये तमाम एहसासात उसके जहन से गुजरे थे और उसने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। परिंदे ने उसे एक बुलंदो बाला जगह पर रख दिया और उसके बाद फिजा में परवाज़ करता हुआ ना जाने कहाँ गायब हो गया। रात की तारीकियां मुसलसल थी और वो आंखें फाड़ फाड़ कर उस परिंदे को देख रहा था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसे अपने बदन में बेपनाह तवानाई महसूस हो रही थी। एक बार फिर उसे इस कैफियत का सा एहसास हुआ जिस कैफियत में वो अपने ख्वाबों में वक्त गुजार रहा था, लेकिन यहाँ रुककर वो रोशनी होने का इंतज़ार नहीं कर सकता था। तबीयत पर एक अजीब सी जोलानी सवार हो गई। यूँ लग रहा था जैसे उसके अंदर लाखों नई कुव्वतों ने बसेरा कर लिया हो। वो अपनी जगह से उठा और रात की तारीकी में उस जगह से नीचे उतरने लगा। किसी ने उसे नहीं देखा, कोई मंजिल मुतय्यन नहीं की थी, वो बस चल रहा था। ऊपर आसमान पर सितारे खुले हुए थे और वो एक ऐसी नामालूम सिमत की जानब जा रहा था जो उसने कभी नहीं देखी। यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता रात गुजरती रही। अपनी धुन में मस्त ना जाने उसने कितना फासला तय कर लिया और फिर रफ्ता रफ्ता रोशनी नमूदार हो गई और चारों तरफ इस तरह उजाला फैल गया जैसे किसी ने बिजली के बल्ब रोशन कर दिए हों।
रोशनी में उसने एक सहरा देखा। ना जाने रात के इस मुख्तसर हिस्से में उसने कितना सफ़र तय कर लिया था। बहरहाल इस सहरा में उसने रुकने की ज़रूरत नहीं समझी और चलता रहा, यहाँ तक कि सूरज सर पर बुलंद होने लगा और आखिरकार एक जगह क़याम करने का फ़ैसला किया और एक दरख्त के नीचे जा बैठा। यहाँ बैठकर उसने होशो हवास की निगाहों से चारों तरफ का जायज़ा लिया। अंदरूनी कैफियत बहुत अजीब महसूस हो रही थी। जिस्म भी बेहद तवाना था। गुजरे हुए वाक़यात उसे याद थे। प्रोफेसर गाजी, अहमद, नौरोज़ बिन मानस, ना जाने क्या क्या। तब्दीली हुई तो सिर्फ एक, वो ये कि उसका अपना जिस्म पहले से कहीं ज़्यादा तवाना हो गया था। बस यूँ लगता था जैसे माहौल उसके कब्ज़े में हो और माहौल पर पूरी तरह कुदरत रखता हो। उसने निगाहें उठाकर चारों तरफ देखा। भरपूर जंगल था, जानवरों की कमी नहीं थी। फिर उसे भूख का एहसास हुआ तो वो अपनी जगह से उठा। उसके बाद उसने एक जंगल जानवर का शिकार कर लिया। पत्थरों से आग जलाकर उसे भूना। उसकी कैफियत इस वक्त बिल्कुल वैसी सी थी। असर शख्सियत भी याद थी और नई शख्सियत भी उसे अजनबी नहीं महसूस हुई। ये क्या है? परिंदे ने उसे कहाँ ला फेंका? उसमें तब्दीलियाँ कैसे हुई? प्रोफेसर गाजी और बाकी लोगों ने क्या किया? बहुत सी बातें उसकी समझ में नहीं आ रही थी। शिकार के गोश्त पेट भरने के बाद फिर वो आगे बढ़ गया और चलता रहा। ना जाने कितना फैसला। अचानक ही उसे घोड़ों का एक गौल नजर आया। उसके दिल में एक ख्वाहिश उभरी कि उसमें किसी घोड़े को फी सवारी के लिए पकड़ ले। हालांकि पैरों में भी जान थी, लेकिन घोड़सवारी के लिए ही हवा करते हैं। उसने स्याह रंग का एक घोड़े को ताका और उसके पीछे दौड़ पड़ा। अचानक ही उसे एहसास हुआ कि वो किस कदर तवानाई के साथ दौड़ रहा है। उसके पैरों में पंखे लगे हुए थे। उसके बदन में वहशत खेज ताकत थी। घोड़े जान तोड़कर भागे और मुंतशिर हो गए थे, लेकिन स्याह रंग का वो कद आवर घोड़ा उससे सिर्फ चंद गज के फासले पर दौड़ रहा था। वो घोड़े से किसी तरह पीछे नहीं था, बल्कि अगर थोड़ी सी मेहनत और करता तो रफ्तार में घोड़े से आगे निकल जाता। अपनी इस खौफनाक और पुरअसरार कुव्वत पर उसे खुद भी हैरत हो रही थी। मेरे अंदर आखिर ये कुव्वतें कैसे पैदा हो गईं? ये किस्सा क्या है? क्या मैं अब भी कोई पुरअसरार ख्वाब देख रहा हूँ? लेकिन ख्वाबों की कैफियत कुछ और होती है। इस वक्त वो ख्वाबों में नहीं खोया हुआ था, बल्कि हकीकत में एक नए दौर से गुजर रहा था। यहाँ तक कि उसके हाथ घोड़े की अबाल तक पहुँच गए और घोड़े की गर्दन के बाल उसने अपनी मुट्ठी में जकड़ कर घोड़े को भी दौड़ रहा था। गर्दन झटक रहा था, लेकिन वो ये महसूस कर रहा था कि वो घोड़े से ज़्यादा ताकतवर है। अचानक ही उसने घोड़े के मजबूत हाथों से पकड़ा और घोड़े ने ठोकर खाई, लेकिन उसने उसे गिरने भी नहीं दिया, बल्कि उछलकर उसकी पुश्त पर सवार हो गया। घोड़ा अलफ हो गया। वो अपनी भरपूर कुव्वतों से उसे गिराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर उसने घोड़े पर उसे गुस्सा आ गया और उसने अपनी रानों की गिरफ्त सख्त कर दी। घोड़े की जुबान बाहर निकल आई और वह बिल्कुल भीगी हुई बिल्ली बन गया और फिर उसने हार मान ली। किसी लगाम के बगैर वो घोड़े की पुश्त पर सवार होकर आगे का सफर करने लगा। ये एक जबरदस्त बात थी। ना जाने कितना सफर उसने घोड़े की पुश्त पर किया। अब घोड़ा उसका एक गमख्वार और एक साथी था। प्रोफेसर गाजी और वो पूरी टीम और महज़ब दुनिया तो उसकी निगाहों से दूर हो चुकी थी। वो एक पुरअसरार शहर के ज़ैर असर आ गया था और ज़मीन शहर में उसका ये सफ़र जारी था। लेकिन ना जाने क्यों उसे अपने अंदर एक खुशी का एहसास होता था। उसकी निगाहें भटकती थी किसी इंसान की तलाश के लिए, जिनकी हालात में, जिस माहौल में से वो गुजर रहा था, वहाँ के इंसानों को देखना चाहता था। एक तवील अरसे के बाद आखिरकार उसे इंसानों की शक्ल नजर आई। पत्थरों के टुकड़ों से एक घर सा बना हुआ था और ये इंसान उसके गिर्द आराम कर रहे थे। चुनाचा वो उनकी जानब बढ़ गया। ना जाने क्यों उन्हें देखकर उसने अपने दिल में एक खुशी सी महसूस की। घोड़ा भी उसी रफ्तार से दौड़ता हुआ उन इंसानों के करीब पहुंचा और फिर वो घोड़े से उतर गया। लेकिन ना जाने क्यों उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। ये लोग आराम नहीं कर रहे थे, बल्कि शायद वो जिंदगी से महरूम हो चुके थे। उनके जिस्मों में बदबू नहीं थी, लेकिन ये अंदाज साफ हो जाता था कि अब उनमें जिंदगी नहीं है। वो घोड़े से नीचे उतरा और उसने उसमें से एक को पलट कर देखा। वो ऊंधा पड़ा हुआ था। चुनाचा उसने उसके शाने को पकड़कर उसे सीधा किया। तब उसने उसके पहलू में एक खंजर प्यूसत देखा। जख्म से बहने वाला खून खुश्क हो गया था और वो उसी हैबत का आदमी था। लिबास बेशक बाकायदा था, लेकिन एक कपड़ा सर से बंधा हुआ था। वैसे तमाम मरने वालों के लिबास एक जैसे थे, लेकिन उनमें से एक भी जिंदा नहीं था। सब के सब
पर खून सवार था। हारून ने परेशान निगाहों से चारों तरफ देखा, फिर बहुत दूर उसे घोड़े चढ़ते हुए नजर आए। ये गालिबन इन्हीं लोगों के घोड़े थे। तअज्जुब की बात है, न जाने कौन सी दुनिया है। ये लिबास जमाना जदीद का लिबास नहीं है, लेकिन उन लोगों को किसने कत्ल कर दिया और क्यों? Perfect.